बिहार 2020 चल रहा है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है। आज हम इस पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। हमारे साथ हैं देहरादून से यूपीएस के प्रोफेसर राजेश डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज जी और साकेत कुमार। तो साकेत जी, यही से शुरुआत करते हैं कि बिहार के बच्चे दिल्ली या दूसरे शहरों में पढ़ने क्यों आते हैं? एक्चुअली मैं बिहार से हूँ। जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया है प्लेटफॉर्म। हम्म। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम बिहार के एजुकेशन के बारे में आप सबसे शेयर कर सकते हैं। जब हम बिहार के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर एंशियंट पीरियड से देखें तो उस समय बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। सिर्फ हम लोग एक नालंदा अभी तक याद रखते हैं, उसके अलावा भी मिथिला, विक्रमशिला, उद्दंतपुरी, बुद्धिज्म यूनिवर्सिटीज वेयर देयर, बहुत सारे होते थे, जैनिज्म होते थे। जब मैं कंपेयर करता हूं तो उसके बाद हमारे बिहार के जो एजुकेशन में बहुत सारी गिरावटें आई हैं, और वो मिडिएवल पीरियड से लेकर के आप 1863 तक देख सकते हैं। 1863 में पटना कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो ब्रिटिश रूल ने करवाया था। ठीक है, टाइम टू टाइम ये चलता रहा। 1951 एक्ट जब तक आया था तब तक हमारे यूनिवर्सिटी को बहुत सारे ऑटोनोमस थे, बहुत सारी आजादियां थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम था। अब जब आप बात करेंगे 1970s के आसपास, तो बहुत सारे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट, ये हमारा जैसे ही ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट हमारे बिहार के रग रग में आया तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डाउन जाने लगा। और 1919 में तो आप इतने सारे इंसिडेंट्स देखेंगे जिसमें मैं भी छोटा ही था लेकिन फिर भी कॉलेजेस जाना शुरू किया था। तो उसमें आप देखेंगे तो पॉलिटिजाइजेशन ऑफ एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कैंपस, ये दो चीज इतने जड़ तक चली गई कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम वहां का ढांचा जो था पूरी तरह से चरमरा गया। कहने को तो आप कह सकते हैं कि अभी हमारे बिहार में 38 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन ये और इनरोलमेंट जो हमारा एलिमेंट्री लेवल पे है, जो डेटा गवर्नमेंट दे रही है वो 99.6% है। ये सारा डेटा दिखा के तो सरकार देखती है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अब जब देखते हैं हम हकीकत में, तो आप जैसे ही उसी का डेटा अगर हम सरकार का भी ले तो आप देखेंगे कि 99.6% जो एलिमेंट्री इनरोलमेंट है वो सेकेंडरी में आ जाते हैं 56%, और सीनियर सेकेंडरी में वो डेटा देखेंगे तो 40%। मतलब कि बहुत कम बच्चे हैं जो हायर लेवल तक जाके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वहां का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया हुआ है। तो मैंने एक डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया, लेकिन अगर उससे आगे आप देखना चाहते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे और जाना चाहते हैं, तो देखेंगे स्कूल लेवल पे पॉलिटिक्स हो चुका है। ठीक है, पंचायत लेवल पे पॉलिटिक्स को गवर्नमेंट ने स्कूल में पूरी फ्रीडम दे रखा है। मिड डे मील के नाम पे इतनी धांधलियां हो रही हैं, तो जैसे ही वहां किसी को भी मौका मिलता है इस करप्शन भरे इन्वायरमेंट से फ्री होने का, वो जल्दी से जल्दी चाहता है बिहार से बाहर आ जाए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। फरवरी 2020 में वहां के जो हाई कोर्ट के जो जज है, जिनका नाम आई थिंक जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय, ठीक है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो 3 स्टेटमेंट गौर करने वाली बात है। पहला तो बोलते हैं कि बिहार में कोई भी सीरियस नहीं है यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को सही करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट देते हैं वो कि सिस्टम टोटली आज के करंट जो बच्चे हैं, जो उनका फ्यूचर खराब करने पे जुड़ा हुआ है। आप इस स्टेटमेंट जाके चेक कर सकते हैं हाईकोर्ट का। और थर्ड स्टेटमेंट देते हैं कि यहाँ का सिस्टम तब तक सही नहीं होगा जब तक यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने बच्चों को सेम गवर्नमेंट एडेड स्कूल में नहीं भेजते हैं। ठीक है, तो अगर आपका सिंपल सा सवाल था, लेकिन मैंने इतना सारा एक भूमिका बनाया जिससे हम प्रूव कर सके कि वहां की एजुकेशनल सिस्टम बद से बदतर होती जा रही है। और इसके लिए सिंपल एक ही सोल्यूशन है, छोटा है लेकिन एक लाइन में बोलना कीप द पॉलिटिक्स अवे फ्रॉम द एजुकेशन। जब तक हम वहां के एजुकेशन सिस्टम से ये छोटे छोटे लेवल के कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को अलग नहीं करेंगे, हमारा सिस्टम पूरी तरह से चरमराता रहेगा और नीचे ही जाता रहेगा। थैंक यू।
राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं यूपीएस में पढ़ने के लिए, बिहार से खासकर, उनके पास क्या समस्याएं होती हैं? उनके वो क्यों आते हैं वहां तक, देहरादून? देखिए, पहली बात तो ये बहुत समझने वाली चीज़ है कि बिहार के बच्चे काफ़ी मेधावी होते हैं, काफ़ी जागरूक हैं और मतलब उनकी क्षमताओं पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार की मिट्टी में ऐसा है कि बहुत जुझारू है। तो अगर इंग्लिश में हम कभी कभी कहते हैं कि यू शुड नो हाउ टू टर्न स्कार इनटू स्टार, means that you should be knowing about the skills of turning adversity into facility. और बिहारीज आर नोन फॉर इट, मतलब वो इसके लिए फेमस है कि वो किस तरीके से प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना देते हैं। तो अगर जो साकिब भाई ने कहा बिल्कुल सच कहा कि कहीं ना कहीं बिहार में जो स्थिति मौजूद है कि जो संस्थागत ढांचा है वो शायद उतना एडिक्वेट नहीं है। इसकी वजह से बच्चे, चूंकि उनके अंदर मेधा की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, परिश्रम के मामले में बिहारियों का कोई जवाब नहीं, तो ये तीनों चीजों होने के कारण जब उनको आधारभूत या संस्थागत ढांचा नहीं मिलता है तो वो मजबूर होते हैं बाहर जाने के। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि जितने भी बिहार के बच्चे आते हैं और उनको पढ़ाने में मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एक अलग, जिसको कहते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो खुद बहुत ऊर्जावान। तो मेरा ये मानना है कि कोई शौक में अपना घर नहीं छोड़ता। ये एक बहुत विकट परिस्थिति है कि इतनी मेधा होने के बाद भी, और जब हम देखते हैं आईएएस का जो सिलेक्शन रेट है जिसमें बिहारी का इस समय लगभग क्लीन स्वीप है, मतलब आप हर दूसरा, मैं उत्तराखंड में मौजूद हूँ और मैं जब भी एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ तो उसमें हर दूसरा तीसरा आदमी झां, फिर उसके बाद कहीं रंजन, मतलब ये सब बिहार से ही लोग आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि योग्यता में कोई कमी नहीं है, और अगर वो उनको बाहर आना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि बिहार में जो भी उत्तरदायी रहे हैं अभी तक शासन के, प्रशासन के, वो शायद अपने दायित्वों के साथ न्याय नहीं कर, मैं ये मानता हूँ। अच्छा। और उस परिस्थिति को देखते हुए कि ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतना सक्षम राज्य होने के बाद, क्योंकि अब जाके बिहार से आप कह सकते हैं कि कुछ जो राज्य कटे हैं, खास तौर से झारखंड है, ये है। अदरवाइज यानी कि बिहार संसाधन के रूप में भी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था, सब कुछ था उसके पास और है। और अगर इतिहास की बात साकिब भाई कर रहे थे तो इतिहास तो ऐसा है कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने तो मगध साम्राज्य की तुलना वेनिस से कर दी थी जब वो यहाँ पर आया था, पटना का। तो यानी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तो बिहार के साथ बहुत कुछ किया, लेकिन हो सकता है कि आज की जो आधुनिक, जो सो कॉल्ड ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने बिहार के साथ न्याय नहीं किया। और यही एक ये स्थिति आई है कि आज बिहार का बच्चा, आप कहीं पे भी चले जाएं, मैं तो काफी घुमा हूं महाराष्ट्र से लेके पंजाब तक, आप जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखेंगे उसमें बिहारियों की संख्या जबरदस्त है। जेएनयू में जबरदस्त है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जबरदस्त है। तो यानी कि अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक एक आरोप लगता था कि बिहारीज आर नोन फॉर द हुक्स एंड क्रुक्स, बट जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन पाना बड़ा मुश्किल है। तो यानी कि अगर वो उनका डोमिनेंस है तो डोमिनेंस नॉट बाय द फोर्स बट बाय द वर्च्यू। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात मनोहर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पटना हाई कोर्ट का जिक्र कर दिया, वो मैंने लिखा हुआ था कि जब तक बच्चे बाहर नहीं जाएंगे अधिकारियों के पढ़ने के लिए, बिहार में नहीं पढ़ेंगे, तब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता। राजेश जी ने और साकेत जी ने काफी कुछ विस्तार से बताया। एक बड़ी ये चीज आई है अभी। हेलो। नई शिक्षा हाँ नीति हाँ जब आई तो नीतीश कुमार ने उस पर बयान देने से मना कर दिया। ये एक बड़ा अजीब सी चीज लगती है कि मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे गए,
उन्होंने असमर्थता जता दी कि मैं असमर्थ हूं इस पर कुछ भी कहने। इसका क्या हम निकालें, क्या मीनिंग निकालें, इसकी क्या मीनिंग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दोनों वक्ताओं के बड़े अच्छे उद्बोधन को एक तरह से गौर करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे पहले साकेत जी ने जो बिहार की एजुकेशनल एनवायरनमेंट की जो डिफ़िकल्टीज़ थी, या जो वहाँ के जो ऑड सर्कमस्टांसेस थे, जिसका उन्होंने बड़े अच्छे से और बड़े बेबाकी से उसका एक तरह से उसे हाइलाइट किया, बताया। और जो हमारे दूसरे वक्ता जो राजेश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने उस ऑड सर्कमस्टांसेस में और उस डिफेक्टिव सर्कमस्टांसेस को कैसे वर्चू बना देना और कैसे उसको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बनाना स्ट्रगल का। मतलब ये होता है ना कि कई बार आदमी का जो दुर्भाग्य होता है, वो दुर्भाग्य उसके लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की रचना करता है। तो उसका बड़ा एक बेहतरीन राजेश त्रिपाठी जी ने जो उसको एनालाइज किया, दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल सत्य हैं, सर्वांग सत्य हैं। तो आपने जो सवाल किया है नई शिक्षा नीति को लेकर के कि उसमें नीतीश कुमार ने कोई अपनी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया, तो देखिए, पॉलिटिकल डोमेन में जब चीजें जाती हैं तो हर चीजों का एक अपना पॉलिटिकल करेक्टनेस पाथ होता है और एक पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस पाथ होता है। कल ही आप कल कह रहे थे कि जब भी डिबेट होता है तो हम पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं को जब हम बुलाते हैं तो उनकी पर्सपेक्टिव बिल्कुल एक लिमिटेड और संकुचित होती है और केवल उनके पार्टी लाइन पर होती है। और जब स्वतंत्र चिंतक या स्वतंत्र विचारक या जर्नलिस्ट या एनालिसिस्ट या रिसर्चर जब उस पर बात कहता है तो वो बिल्कुल एक तरह से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होता है। नई शिक्षा नीति तो अभी पूरा एक्सप्लोर होना बाकी है। उसका जो एक लैंग्वेज पार्ट है, यानी कि जो पहली बार जो शिक्षा के जरिए हमारे देश में जो दो दुनिया बनाई जा रही थी, लैंग्वेज मीडियम के जरिए, और उसके तहत जो हमारे देश में एक असमानता का एक बहुत बड़ा जो पोषण किया जा रहा था। मनोज जी की आवाज लगता कट रही है। मैं राजेश जी के पास वापस जाना चाहूंगा। राजेश जी, एक चीज बताइए, आप एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राजेश। तो आप ये बताइए, डॉक्टर निर्मल कुमार को 4 इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रभारी बनाया गया है बिहार में। क्या संभव है कि एक व्यक्ति 4 इंजीनियरिंग कॉलेज संभाल सके? किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा नहीं कि हो नहीं, सकता किसी है कि व्यक्ति पर नहीं, मैं एक प्रोफेसर है, वो उनको 4 इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रभारी बना दिया गया। तो उसपे क्या, कई बारी उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब उनको क्या, उनको कम होना चाहिए, उनके ऊपर वजन कम होना चाहिए। आपको तो एक विभाग तो संभालने में परेशानी होती होगी, मुझे लगता है। कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, उससे जोड़िए उसको। कई 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 बार व्यक्ति मल्टीटास्किंग होता है, तो हाँ मल्टीटास्किंग हाँ हाँ मल्टीटास्क। मनोज जी, शायद आवाज आ गई है। मनोज जी से मैं रिक्वेस्ट, मनोज जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, आपका माइक हाँ बंद हाँ, है। सुन रहा हूँ। नहीं, मैंने हाँ ऑन कर दिया माइक अपना। जी 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 हाँ जी। माइक मैंने अपना ऑन कर दिया। हाँ, तो मैं बस वही निवेदन कर रहा था कि हाँ, हेलो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही आ निवेदन रही। कर रहा था कि आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ। तो नई शिक्षा नीति पर जो लैंग्वेज पार्ट है, वो लैंग्वेज पार्ट जो है ना, पूरे हिंदुस्तान को यूनिफॉर्म बनाएगा। और चाहे वो टाट पट्टी के बच्चे हों या बड़े हाई फाई कॉर्पोरेट स्कूल में पढ़ने वाले डीपीएस के बच्चे हों, या जो अलग अलग दुनिया एजुकेशन के जरिए जो भारतवर्ष में बन रही थी, जो एक असमानतावाद का जो एक डेलिबरेट पोषण हो रहा था। एक तो जन्म से आदमी असमान होता है, वो तो चलिए समझ में आती है। हम जान करके मुकेश अंबानी के परिवार में जन्म नहीं ले सकते, ये मैटर ऑफ चांस है। लेकिन जो हम दुनिया बना रहे थे अपने एजुकेशन पॉलिसी के जरिए, हेल्थ पॉलिसी के जरिए, अपनी लेबर पॉलिसी के जरिए, अपने रिक्रूटमेंट पॉलिसी के जरिए, ये जो असमानता एक जो तरह तरह की जो पैदा होती है, जो शिक्षा के जरिए, रोजगार के जरिए हम जो 2 और 3 तरह की दुनिया बना रखे हैं,
मुझे लगता है नई शिक्षा नीति की लैंग्वेज को लेकर के, लैंग्वेज मीडियम को लेकर के जो यूनिफॉर्मिकेशन किया जा रहा है वो बड़ा स्वागत योग्य बात है। लेकिन बरक्स आपका जो मौजू है वो बिहार के चुनाव को देखते हुए वहां की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के है। तो वहां की जो बदहाली है, जो सेशन, खास करके जो हायर एजुकेशन में जो सेशन लेट होते हैं, वो भारत में ही नहीं दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि आप अगर 86 और 88 बैच के हैं लेकिन आपका रिजल्ट जो है निकलते वो 90 और 91 हो जाता है। मैं अपनी एग्जाम्पल बता रहा था, हम लोग भी दिल्ली में इसी वजह से आए, और जो दोनों जगह के सेशन में जो इम्बैलेंस है या समय का जो उसमें बहुत बड़ा जो गैप हो जाता है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव का शिकार हुई है। अगर बिहार के नीतीश सरकार को हम देखें, जैसा हमने पिछले बहस में किया तो कहा था कि 15 साल पहले तो कंप्लीट अंधेरा था, कंप्लीट जंगल राज था। आज बिहार में अगर स्थितियां कुछ चाक चौबंद हुई हैं तो दैट इज एट्रीब्यूटेड टू दिस नीतीश गवर्नमेंट ओनली। और इसकी वजह से अगर शिक्षा अगर उनके लिए एक तरह से उस तरीके की प्रायोरिटी का विषय नहीं बन पाया तो वो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। लेकिन शिक्षा अपने आप में इतना बड़ा महत्मा है, इतना बड़ा क्षेत्र है। ये ठीक है कि बिहार की अस्मिता को लेकर के और बिहार के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में साकेत जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि हमारा बड़ा ग्लोरियस पास्ट था, और हमारे राजेश जी ने बड़ा बेहतरीन तरीके से कहा कि वो संघर्ष का मादा बिहारियों को एजुकेशनल तरीके से कितना डिलीजेंट बनाता है, कितना प्रखर बनाता है और कितना कॉम्पिटिटिव बनाता है कि वो ऑड सिचुएशन में भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। तो ये तो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन जब हम सिस्टम के सुधारों की बात करते हैं तो एक नहीं, कम से कम 25 सिस्टम है। एजुकेशनल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, एडमिन का सिस्टम, एग्रीकल्चर का सिस्टम, अलग अलग सिस्टम है, मीडिया सिस्टम, जुडिशियरी का सिस्टम, पुलिस का सिस्टम, अलग अलग तमाम तरह के सिस्टम है। उसमें एजुकेशन रिफॉर्म और हेल्थ का रिफॉर्म एक फंडामेंटल एरिया है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, जो हम पूरे नागरिकों के बनाने का काम, संवारने का काम इन दो चीजों के जरिए करते हैं। लेकिन इन दोनों के मामले में हमारी 2 और 3 तरह की दुनिया कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी के लेकुना की वजह से थी। एक अगर सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर और एक होता है पब्लिक सेक्टर। अब फर्ज करिए, चाहे आप बिहार का एग्जाम्पल लें या देश के किसी भी हिस्से का एग्जाम्पल लें, एजुकेशन और हेल्थ में दोनों ये सेक्टर है चलायमान, प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। हम लोग सीधे सीधे रिफॉर्म की बात करते हैं, उस रिफॉर्म का मतलब बेमानी है जब तक हम इस प्राइवेट सिस्टम और पब्लिक सिस्टम के टोटल तह में जाकर के इस पूरी दुनिया का हम जायजा ना लें। देखिए, हेल्थ में आप प्राइवेट सिस्टम को नहीं हटा सकते, चाहे आप वो सबसे कट्टर से कट्टर वामपंथी सरकार भी ला लें। उसी तरीके से एजुकेशन में आप जो प्राइवेट सेक्टर का जो प्रेजेंस बन चुका है उसको आप नहीं हटा सकते। तो चूंकि मैंने अपनी किताब में, जो मेरी किताब व्यवस्था परिवर्तन पर है या करप्शन पे है, तो उसमें मैंने एजुकेशन और हेल्थ को बड़ी प्रेडोमिनेंटली कवर किया है। और उसके जो रिफॉर्म के जो मुद्दे हैं, वो रिफॉर्म के मुद्दे, जैसे कि अभी स्वास्थ्य को लेकर के आरोग्य योजना मोदी लेकर के आए और उन्होंने दावा किया कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, ये ओबामा केयर से भी बड़ी मैं मोदी केयर बन के आया हूं। दूसरा, एजुकेशन को लेकर के आपने एजुकेशन पॉलिसी का हवाला दिया, लेकिन ये दोनों पॉलिसी एजुकेशन और हेल्थ की दुनिया में फंडामेंटल चेंज नहीं करने जा रहे हैं। क्यों नहीं चेंज कर पाएंगे? कि प्राइवेट की दुनिया अपने आप में अलग बनी रहेगी और सरकारी की दुनिया वो अलग अलग बनी रहेगी। तो हमारा मानना है कि आप एजुकेशन पॉलिसी के जरिए पूरे एजुकेशन के सिलेबस को, एजुकेशन के करिकुलम को, एजुकेशन के एग्जामिनेशन पैटर्न को, एजुकेशन के लैंग्वेज पॉलिसी को और जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने का है उसको आप जरूर कंट्रोल कर सकते हैं एक पॉलिसी के जरिए। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, जो एक प्राइवेट सेक्टर की दुनिया अलग बनी है कि गांव में भी आज 47% जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए हो रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि प्राइवेट सेक्टर में गरीब वर्ग के भी लोग, गरीब माँ बाप भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, चूंकि वहां प्राइवेट स्कूल में जो 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 शिक्षकों की पढ़ाने की जो तल्लीनता है या बच्चों के जो बिल्डअप करने को लेकर के जो उनका प्रोएक्टिव अप्रोच है, वो गवर्नमेंट के चलता है कल्चर से बेहतर है। जबकि प्राइवेट में बहुत मनमानी फी ली जाती है, गवर्नमेंट में फ्री है। मिड डे मील मिलती है, ठीक है, उसमें भ्रष्टाचार है, लेकिन वो कम से कम
ड्रॉप आउट के रेशियो को घटाने में कामयाब हुआ है। आज जो 99% जो साकेत जी कह रहे थे कि इनरोलमेंट हुआ है, तो दैट इज वेरी मच एट्रीब्यूटेड टू दिस दैट मिड डे मील स्कीम। क्योंकि हमारे माँ बाप सब पैसे वाले नहीं है, चाइल्ड लेबर हमारी बहुत बड़ी रियलिटी है, तो कम से कम भोजन मिलता है तो बच्चे स्कूल में जाने के लिए विवश होते हैं। तो हमारा जो एजुकेशन और हेल्थ का रिफॉर्म का जो बेस है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को लेकर के है। जैसे आपको मैं एक बड़ा छोटा एग्जांपल लेता हूं टेलीकॉम का। टेलीकॉम में 3 पॉलिसी आई, 94, 99 और 2011। तीनों पॉलिसी के जरिए थोड़ा पूरे सा बड़ा हो टेलीकॉम, रहा है, हाँ थोड़ा मैं एक लाइन में ही बस थोड़ा सा वाइंड अप बड़ा कर हो रहा रहा हूँ। हाँ एक लाइन में वाइंड अप कर रहा हूँ। टेलीकॉम पॉलिसी ने पूरे देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाया, हर हाथ में मोबाइल पहुंचा दिया और कॉम्पिटिटिव रेट पर पहुंचा दिया। पहले सरकारी का बोलबाला था, निजी क्षेत्र आए, लेकिन निजी क्षेत्र वैसे नहीं आए। निजी क्षेत्र को आप खुलेआम छोड़ते तो वो लूट करते, मुनाफा करते, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उनको कॉम्पिटिटिव रेट पर प्राइवेट को भी चलने को विवश किया और सरकार को भी विवश किया। तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी आप एजुकेशन में लाएं, हेल्थ में लाएं, तो सारे प्राइवेट प्लेयर भी रहेंगे, लेकिन उनको कॉम्पिटिटिव रेट पर और सरकार के निर्धारित रेट पर स्कूलों की सेवाएं देनी होंगी और हेल्थ की सेवाएं देनी होंगी। तो चाहे वो बिहार हो या भारत का कोई भी सूबा हो, अगर ये हेल्थ रिफॉर्म और एजुकेशन रिफॉर्म लाया जाता है तो फंडामेंटली हम सबको एड्रेस कर सकते हैं। हायर एजुकेशन बिहार के लिए स्पेशल प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो हम सेकंड टेक पर इस पर कुछ कहना चाहेंगे। फिलहाल मैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क के रूप में बस यही बात अपनी समाप्त करता हूँ। राजेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा वापस। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है एक हायर एजुकेशन के लिए? बहुत सिंपल था, बहुत गूढ़ प्रश्न किया आपने। ये तो वैसे ही है कि अगर मैं बिहारी भाषा में बात करूं कि एक खुशवंत सिंह ने एक अपने आर्टिकल में जोक लिखा था कि एक सरदार ऊपर बढ़ के गया और भगवान ने जब चेक किया तो पता चला कि साहब ये जल्दी आ गया है, और उनको अपनी गलती रियलाइज हुई तो उन्होंने कहा ठीक है 1 साल पहले तुम जल्दी आ गए हो तो तुमको जो है 1 साल तुमको वो करने को दिया जाएगा जो तुम्हारी अतिरिक्त इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। तो उन्होंने कहा कि साहब सिख धर्म के हिसाब से धूम्रपान निषेध है, तो ठीक, तो भगवान ने कहा ठीक है तुमको जो है वर्जिनिया स्लिम बढ़िया तुमको वो सिगार दिया जाएगा। साल भर बीत गए और सरदार वापस आया भगवान के पास, तो ये हुआ कि साहब देखा कि बहुत नाराज खड़ा हुआ था, तो ये हुआ कि साहब आप क्यों नाराज हैं, क्या तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं, तेरे देवदूत ने इच्छा तो पूरी की, तो कहें फिर क्यों नाराज हो? कहें उसने सिगार दिया लेकिन माचिस नहीं दिया। तो ये इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का कि अगर आप चाहते हैं कि जो प्रतिभा है उसका ठीक से निखार हो पाए, तो उसके लिए आपको सिस्टम देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। देखिए कई बार लोग मिराकुलस एग्जांपल देते हैं कि साहब वो गार्ड था वो आईएएस बन गया, वो चपरासी था वो आईएएस बन गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मिराकल, राइट? और अपवाद होते हैं, अगर अपवाद, हाँ हाँ, तो एक्सेप्शंस को आप जनरलाइज थ्योरी नहीं बना सकते। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, ठीक है, थ्योरी जब भी बनती है तो थ्योरी बनती है थीसिस से, और थीसिस हमेशा प्रैक्टिकलिटी के बेस पे है। तो प्रैक्टिकलिटी ये है कि जब तक नोबेल बोनापार्ट कहा करता था, नेपोलियन बोनापार्ट की साहब, इट इज नॉट नंबर्स दैट बट मोरल दैट मैटर्स। बट सिंस आई एम अ प्रोफेसर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि इट इज नॉट ओनली द मोरल बट ऑल्सो द नंबर ऑल्सो, राइट? कि जब तक अगर हमारे पास आधारभूत ढांचा नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो हम कितना चाहेंगे कि चमत्कार होता जाए। तो हायर एजुकेशन में तो, और अभी मैं जब मनोहर जी बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये बात सच है कि प्राइमरी एजुकेशन में प्राइवेट का बोलबाला है, लेकिन हायर एजुकेशन में अभी भी लोग पागल होते हैं। आईआईटी और एनआईटी, मैं खुद एनआईटी इलाहाबाद का हूँ, तो मैं जानता हूं कि किस तरीके से लोग परेशान होते हैं कि उनका बच्चा आईआईटी आईएम्स या एनआईटी में हो जाए बनस्पत प्राइवेट कॉलेज में जाने की। तो
फर्क यहाँ पर वही है, क्योंकि आज भी ये बात सच है कि जो आईआईएम्स, आईआईटीज के और एनआईटीज के पास जो सरकार पैसा खर्चा करती है आधारभूत ढांचा के लिए, वो इनॉर्मस है, कोलासल है, जिसका जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, मैंने 7 साल एमआईटी में रहा और मुझे पता है कि करीब 50% तो अनयूटिलाइज बजट जाता है, इतना बजट आता है। बीएचयू का बजट कुछ लोग कहते हैं कि कुछ राज्यों से भी ज्यादा है, ठीक है, छोटे छोटे राज्यों से भी बजट से ज्यादा है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हायर एजुकेशन में आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत मस्ट है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इन टर्म्स ऑफ जो आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो जो हायर एजुकेशन है वो बेमानी हो जाएगी, वो सिर्फ एक सिंपल डिग्री हो जाएगी। हालांकि दुर्भाग्य से ये भी मैं देख रहा हूँ कि हायर एजुकेशन में भी सिंपल डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आप गुणवत्ता की बात करें, उत्कृष्टता की बात करें, तो हायर एजुकेशन में जिसको कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का चोली दामन का नाता है। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैनॉट एक्सपेक्ट द क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। ये एक मूल मंत्र है जिसको हर सरकार को समझना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मानूंगा कि सरकार ने पैसा खर्चा किया है, लेकिन जो जो हमारे आपके बीच में शैतान बैठे हुए हैं, मैं खुद मानता हूं कि हर व्यक्ति के बीच में शैतान होता है, तो हम ही आप जो भ्रष्टाचार करने लगते हैं तो उसमें फिर ये कहें कि नहीं सरकार दोषी है। सरकार हो सकता है प्लानिंग पार्ट में अच्छा हो बुरा हो, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूशन के पास पैसा आता है और पैसा किस तरीके से बर्बादी होती है, वो उस पर भी विचार करने योग्य है कि हम इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो हम ही करते हैं ना। सरकार क्रियान्वयन कार्यदायी संस्थाओं को योजना दे सकती है, पैसा दे सकती है, लेकिन अगर जो कार्यदायी संस्थाएं हैं अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो क्या किया जा सकता है? ये इस पे भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। दीपक जी। नीति साकेत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्राइमरी एजुकेशन से आप सीधे जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि प्राइमरी एजुकेशन की क्या पोजीशन है बिहार में, लालू के पहले और लालू के बाद? जी हाँ, मैं बहुत गौर से सुन रहा था, आप लोगों ने सही अपने विचार रखे हैं। तो मैं तो फैक्ट्स बताऊंगा, जो चीजें दिखती है, जो मैं डे टू डे फेस करता हूँ, ठीक है। एक अच्छे सा कोटेशन है, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन इन अस। शिक्षा वही है जो हम में रह जाती हो, और ये जो रहने वाली शिक्षा है ना, एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन जिसकी हम बात करते हैं आजकल, ये प्राइमरी लेवल पे ही दिया जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए मैं मतलब बहुत दुखी हूं कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो लालू की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, इन लोगों ने वैल्यू एजुकेशन पे वो फोकस नहीं दिया है जो देना चाहिए था। अगर हम बात करें अच्छे एजुकेशन की, कोई भी पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों में संस्कार देना, जो संस्कार हम बोलते हैं, और वो है ही नहीं। बड़ी अच्छी, मतलब आप डेटा कहने के लिए तो हमारा प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट है 99.6%, लेकिन एक दूसरा पहलू है जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। 99.6% बच्चों में से 35% पेपर पे तो है गवर्नमेंट स्कूल के, जिससे कि उनको मिड डे मील मिलता है, उनकी फैसिलिटीज अवेल करते हैं, लेकिन वो बच्चे जाते कहाँ है? प्राइवेट स्कूल में। एक फैक्ट है, अगर आप धरातल पर जाके देखेंगे, जिस दिन मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूट होने वाला हो और जिस दिन उन लोगों को पैसे मिलने वाले हो, उस दिन आप देखेंगे 350 का स्ट्रेंथ है अगर गवर्नमेंट स्कूल का, तो 350 बच्चे वहां अवेलेबल होते हैं। लेकिन इसके बगैर अगर किसी और दिन जाकर के आप विजिट करेंगे तो मुश्किल से 100 बच्चे होते हैं। तो पेपर वर्क और प्रैक्टिकलिटी दोनों डिफरेंट है, ठीक है। दूसरी चीज जो आती है कि अब वो बच्चे, जिन सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं, उनकी सैलरी 35,000 से ऊपर है, लेकिन 70 तक है, 80 तक है, लेकिन उनके बच्चे उन टीचर से पढ़ते हैं जिसकी सैलरी 15,000 है, वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो ये जो डिस्पैरिटीज है सैलरी का, ठीक है ना, इनकम रिसोर्स का, ये भी वहां के पढ़े लिखे लोगों को माइग्रेट करने के लिए फोर्स करता है कि बाहर जाओ। वही नहीं है, हर जगह है। ये तो बिहार एक एग्जाम्पल आज आपने लिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बिहार का जो प्राइमरी एजुकेशन है
पेपर पे बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन धरातल पे जाने पे जब हम उसको देखते हैं, उसके अंदर जितना घुसते हैं ना, उतना ही वो जीरो ही दिखता है। ठीक है। और एक और चीज, कमर्शियलाइजेशन। एजुकेशन में जैसे ही कमर्शियल एस्पेक्ट घुसता है, चाहे कहीं भी हो, वो अपने आप में बुराई लेके ही आएगा। हम बच्चों को 9th तक या 6-7 तक ये बताना चाहते हैं कि बच्चे आप झूठ मत बोलो, मम्मी पापा के पैसे चोरी मत करो, आप गलत एक्स्ट्रा प्रॉफिट मत डिमांड करो। दोस्तों में शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग। लेकिन वही चीज हम कमर्शियल एस्पेक्ट में दिखाते हैं कि प्रॉफिट गेन करो। मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें वैल्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और उसके लिए हमें एक टीचर का वो मास लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए। वो एक वैल्यू एजुकेशन के लिए हमें लोगों में ये चीज डालनी पड़ेगी, पेरेंट्स में डालनी पड़ेगी, टीचर्स में डालनी पड़ेगी। और जो इंटरफेरेंस है स्कूल में, एजुकेशनल सिस्टम में बाहरी लोगों का, बाहरी कह सकते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उसको पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इस चीज से देख करके हमेशा चाहता हूं कि एलिमेंट्री लेवल पे बहुत सुधार की जरूरत है, और उसके लिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। धन्यवाद। मनोहर जी, मैं आज आपके पास वापस आना चाहूंगा। एक चीज मुझे बताइए कि जब स्पेशल स्टेटस नीतीश कुमार मांग रहे थे, उसमें एजुकेशन भी एक मुद्दा था, लेकिन जैसे ही वो भाजपा के साथ आए, उन्होंने वो बात खत्म कर दी। तो ऐसा क्यों? मतलब अगर कोई चीज हम मांग रहे हैं, एक मिनट, तो जब हम स्पेशल स्टेटस अपने राज्य के लिए मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन की स्थिति खराब है, हेल्थ की स्थिति खराब है, तमाम चीजें थी, उसमें एजुकेशन एक पार्ट था। तो एजुकेशन की स्थिति सुधारने के लिए आप मांग रहे हैं, तो वो तो भाजपा के साथ रहते हुए भी आप कर सकते। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? बड़े संक्षिप्त में आंसर। नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि हर चीजों का एक पॉलिटिकल करेक्टनेस पार्ट और इनकरेक्टनेस पार्ट होता है। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के हिसाब से स्टैंड भी जो है पार्टियां बदल लिया करती हैं। देखिए, स्पेशल स्टेटस का मामले का जो मेन जो ओरिजिन पॉइंट था, वो था बिहार का जो डिवीजन हुआ था। तो डिवीजन के बाद जो एसेट का बंटवारा हुआ, या जो लाइबिलिटी जो आई, या फिर जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से जो इमदाद या सहायता जो डिसोल्यूशन होता है, सेंटर का जो प्रोसेस स्टेट को जाता है, उसके क्राइटेरिया में वो एक तरह से फेरबदल करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल मोटे तौर पे वो एक पॉलिटिकल एजेंडा था। जो आपने शिक्षा की बात की, तो अभी इन दोनों महानुभावों ने जो जो सवाल उठाए, उस पर मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, रिफॉर्म जो होता है, रिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आप कमर्शियलाइजेशन को बिल्कुल इग्नोर करें। कमर्शियलाइजेशन ना कहें, इकोनॉमिक वायबिलिटी तो आप लेके चलेंगे। हर सोशल सर्विस की भी अपनी इकोनॉमिक वायबिलिटी होती है, और कोई चीज सोशल समाज सेवा नहीं होता है, समाज सेवा भी एक करियर होता है। दो चीजों को हम ध्यान में रखेंगे तो जो हमारे साकेत जी की जो चिंता है, वो रिफॉर्म आएगा, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी से आएगा, और 3 तरह के रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। पहला, प्राइमरी एजुकेशन का जो एरिया है, वो लोकल वॉलंटरी जितनी बड़ी है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी के 3 टायर हैं। तो पहले टायर की मैंने रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात की है। टेलीकॉम में तो केवल एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, लेकिन एजुकेशन में 3 होगा। पहला टायर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेंटर, स्टेट, दूसरा टायर रेगुलेटरी अथॉरिटी, और तीसरा लोकल बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो एलिमेंट्री एजुकेशन को देखेगी। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार के टीचरों की तनख्वाह 35,000 है, और प्राइवेट में तनख्वाह 10,000, 15,000, 20,000 मोल भाव पर वो खूब कस करके पढ़वाते भी हैं। ये जो 2 तरह की जो दुनिया बनती है, ये कौन सही करेगा? ये रेगुलेटरी अथॉरिटी सही करेगी। चाहे शिक्षकों के वेतन की असमानता हो, या पढ़ाई के सिलेबस की असमानता हो, या फिर जो प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचिंग है उसकी जो असमानता है, जो गवर्नमेंट में एक दिन 350 बच्चे आ जाते हैं और एक दिन 100 बच्चे नहीं। मैं ये बार बार कहता हूं कि प्राइवेट से गवर्नमेंट को सीखने की जरूरत है कि कैसे कॉस्ट कॉन्शियसनेस लाया जाए, कैसे जो है मैन का मैनेजमेंट ज्यादा बेटर किया जाए, उनकी वर्क ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट की जाए। और प्राइवेट को गवर्नमेंट से सीखने की जरूरत है कि कैसे वेलफेयर ओरिएंटेशन लाया जाए, और कैसे इंप्लॉइज को वो तमाम जो है एम्यूनिटीज दी जाए जो हम गवर्नमेंट में देते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही पंकज जी ने कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी गवर्नमेंट की बेहतर है। बिल्कुल सच बात कहा इन्होंने। अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं, क्वालिफाइड प्रोफेसर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होते हैं। प्राइवेट में वो चीजें नदारत होती हैं, वहां एक दो कोई आईआईटी का बंदा या किसी का बंदा ला करके और उसकी वो मार्केटिंग पैकेजिंग कर लेंगे बस,
उनके यहाँ और कोई स्टफ नहीं होता है। प्राइमरी एजुकेशन में चूंकि शिक्षक ज्यादा मेहनत करते हैं तो प्राइवेट वाले अच्छे करते हैं, गवर्नमेंट वाले अच्छे नहीं करते। ये जो विरूपता है, ये दो दुनिया की जो विरूपता है, ये दूर होगी मेरे भाई रेगुलेटरी अथॉरिटी से। अगर हायर स्टडीज का भी रेगुलेटरी अथॉरिटी लाएंगे तो गवर्नमेंट भी कॉम्पीट करेंगे, प्राइवेट गवर्नमेंट से कम्पीट करेंगे, और प्राइमरी वाले जो है गवर्नमेंट वाले वो प्राइवेट से कम्पीट करेंगे। फिर दुनिया एक बराबर हो जाएगी, गवर्नमेंट में भेड़ बकरियों की तरह भीड़ नहीं होगी और प्राइवेट में जो है लूट नहीं मचेगी। ये जो रिफॉर्म का जो मॉड्यूल है ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है, और ये अपने आप में एक नहीं, साकेत जी की भी सारी चिंताओं को दूर करेगा और पंकज जी की भी चिंताओं को दूर करेगा, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। अंत में एक लाइन, बिहार में नीतीश कुमार ने जो वो 2 लाख जो शिक्षकों की भर्ती की थी उसमें उन्होंने एक ब्लंडर किया था, तो उसमें उन्होंने क्वालिटी के क्राइटेरिया को राजनीतिक हितों के नाम पर तिलांजलि दे दी, और उन्होंने पूरे लोकल सेल्फ बॉडी में मुखिया को अपना पॉलिटिकल सपोर्टर बनाया, और उन्होंने ये उन्हें पूरी छूट दे दी कि जिसको चाहो, चाहे अंगूठा छाप हो या कोई हो, उसको शिक्षक में नियुक्ति कर लो। और उसके बाद इतना डिजेनरेशन हुआ जिसके लिए नीतीश कुमार को माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार एक विजनरी रूलर है। जी हाँ, ये लाख इफ एंड बट के बावजूद, लाख इफ एंड बट के बावजूद नीतीश कुमार को हम कई मामलों में बड़े सुधारक भी कह सकते हैं, लेकिन शिक्षा में जो उन्होंने किया वो माफ करने लायक नहीं है। और अकेले राज्य सरकार का मतलब नहीं है, यहाँ पर एक नहीं तमाम स्टेक होल्डर हैं और सब सारे इंटर रिलेटेड चीजें हैं। तो रिफॉर्म एक जगह करने से नहीं होगा, टोटल रिफॉर्म लाना होगा, और एजुकेशन और हेल्थ इसमें सबसे बड़े रिफॉर्म के मुद्दे हैं। साकेत जी, राजेश जी से संपर्क हमारा टूट गया है। मैं साकेत जी के पास जाना चाहूंगा। साकेत जी, आप बताइए कि नीतीश कुमार का जो फर्जीवाड़ा था, मैं राजेश जी से क्वेश्चन करना बड़ा चाह रहा था कि जो फर्जीवाड़ा हुआ था, अरे राजेश जी वापस आ गया। हाँ राजेश जी, जो नीतीश कुमार के दौर में जो शिक्षकों की भर्ती हुई और जिस तरह फिर उनको हाई कोर्ट से निकाला गया, उनका क्वालिफिकेशन चेक हुआ, उसको लेकर आप मतलब एक छवि बनती है स्टेट की, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिहार की छवि बनाने में काफी वहाँ के नेताओं का भी बड़ा योगदान रहा, और काफी कुछ बॉलीवुड का भी बड़ा योगदान रहा है कि बिहार का मतलब गुंडा, बिहार का मतलब भ्रष्टाचार, बिहार का मतलब जिसको कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट को यही कहता हूं कि अगर आपको पिक्चराइजेशन या जिसको कहते हैं कि विलेनाइजेशन ऑफ द कैरेक्टर समझना हो तो आप बिहार को देख लें और समझ में आ जाएगा। बिहार को चूंकि मैं दीपक भाई, आप जानते हैं कि हमारी आपकी बहन इस समय महाराष्ट्र में है, आप समझ रहे होंगे दीपक भाई, मैं बहन जी की बात कर रहा हूँ। और जब भी उनसे बात होती है तो ये पता चलता है कि जिस तरीके से बिहार का रूपांतरण किया गया वो भी एक बड़ा डिबेट का इशू है, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बिहार को सिनोनिम्स बना दिया गया भ्रष्टाचार का, बिहार को सिनोनिम्स बना दिया गया। और उसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गलत था या सही था, उसमें बहुत से रोल रहे नेताओं के या अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। और लेकिन ऐसी अकेली एक घटना बिहार की नहीं है, बहुत से और प्रदेशों में भी ये हुई है, दीपक भाई आप जान रहे होंगे। और अभी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कुछ हुआ था, आपको याद आ रहा होगा, ये जो उत्तर PCS परीक्षा में, उसके पहले पुलिस की भर्ती में हुआ, फिर प्राइमरी टीचरों में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर जो मुद्दा ये है कि जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार जिसको मैं इसको किस भाषा में डिस्क्राइब करूं कि जिसको इनग्रेन्ड कर दिया गया। अब जब इनग्रेन्ड हो गया है, यानी वो हमारे जड़ सिस्टम तक पहुंच गया है, तो किसी एक पार्टी विशेष को अगर मैं दोष दूं तो शायद वो गलत होगा। और नीतीश जी हो या फिर कोई भी नेता हो, मैं सभी से ये अपेक्षा करूंगा कि अगर आपको जनता ने विश्वास मत दिया है तो उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ अलग करके दिखाएं।
प्रयास रहता है, नीतीश जी ने भी प्रयास किया था। अब वो कितना सफल हुआ, कितना गलत हुआ, क्योंकि मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा कि वो जो फिल्म मैंने नायक देखी थी जिसमें अनिल कपूर था, और जब फिल्म समाप्ति पे पहुंचती है तो अनिल कपूर कहता है कि तुमने भी मुझे नेता बना दिया। तो ये जो नेता शब्द अपभ्रंश रूप में नजर आता है, या तत्सम रूप में नजर आता है, या कुत्सित रूप में नजर आता है, वो जो वो व्यक्ति विशेष नहीं, नेता पद ही जो है आज अपने आप में भ्रष्टाचार और ये सब चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। मैं कर्पूरी ठाकुर को याद करता हूं, मैं जयप्रकाश जी को याद करता हूं। बहुत से ऐसे नेता बिहार से हुए जिन पर कहा जाता है कि जयप्रकाश जी से इंदिरा जी डरती थी। मतलब जयप्रकाश जी के एक लेटर पे इंदिरा जी का रिस्पांस होता था। तो ऐसे भी नेता हुए, कर्पूरी जी भी हुए, लोहिया जी हुए। लोहिया जी पे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। और ऐसे भी नेता हैं जिन पर मैं क्या बोलूं। तो ये बहुत सोचनीय विषय है, और इसमें मैं फिर से मानता हूं कि बिहार का जो व्यक्ति है वो बड़ा जागरूक है, और अगर नीतीश जी को लगातार वो वोट दे रहा है तो उसने सोचा था कि कोई परिवर्तन आएगा। अब मैं अभी हाल में ही बात कर रहा था, क्योंकि उत्तराखंड में बिहार के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, और मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी रूह कांप गई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, कि दो बच्चे थे। तो चूंकि दीपक जी आप जानते हैं कि मैं पूर्व पत्रकार रह चुका हूं, तो कहा जाता है वंस जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो पत्रकारिता का कीड़ा छोड़ता नहीं। तो वो दो बच्चे खड़े हुए थे, तो मैंने पूछा भाई कि भाई तुम तो बिहार से लग रहे हो, दिशा इस बार चुनाव का दिशा कहाँ है? तो उसने कहा सर मैं आपसे बता तो सकता हूं लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा साहब आपकी चमड़ी बता रही है कि आप कहीं ना कहीं ब्राह्मण या उच्च वर्ग को बिलोंग करते हैं। तो मैं सुन के घबरा गया। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी रूह कांप गई। और उसने बहुत ही साफ गोई से कहा कि साहब चूंकि आप शक्ल से ब्राह्मण या ठाकुर लग रहे हैं तो मैं आपसे इस विषय पे बात नहीं करना चाहता हूं। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं ब्राह्मण या ठाकुर नहीं हूं, तो तुम्हारा मत किधर है? तो उसने साफ कहा कि मैं लालू को वोट देना चाहूंगा। तो मैंने पूछा कि भाई लालू को आप वोट क्यों देना चाहते हैं? तो उसने बहुत ही कॉन्क्रीट चीज भी बताई कि साहब लालू का योगदान रहा, वो योगदान रहा। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में आई कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जो राजनीति है, जिसको कहा जाता है राजनीति की प्रयोगशाला कहलाती है उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सचमुच मतलब 2020 में जब मैं अपने स्टूडेंट्स को हॉफस्टेड डायमेंशन पढ़ाता हूं जहां पे पावर डिस्टेंस की बात आती है, पावर डिस्टेंस जब मैं समझाता हूं कि नहीं अब पावर डिस्टेंस इज नॉट हैविंग एनी रिलेवेंसी एंड इट डजंट हैज एनी इंपॉर्टेंस। तो उसी 2020 में जब मैं ये स्टेटमेंट सुनता हूं तो मुझे बड़ी घबराहट होती है कि अगर अभी भी हमारा मत जात चमड़ी देख के बनता है पड़ता है तो फिर हम क्यों दोष देते हैं? किसको दोष देते हैं? सिस्टम तो हम ही खराब कर रहे हैं ना। तो सिस्टम खराब करने वाले हम ही आप हैं। दीपक भाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी इलाहाबाद से, मैं भी इलाहाबाद से हूं, कि जब वोट पड़ता है तो हम क्यों फिर मेरिट पे नहीं देते वोट? फिर हम क्यों ये देखते हैं कि हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, और फिर बाद में कहेंगे कि साहब काम नहीं हो रहा है। तो मतदाता जब तक अपना वोट इस तरीके से, और खास तौर से मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं, वो जिस बच्चे से मैं बात कर रहा था वो बीटेक कर रहा है। जो बच्चा बीटेक कर रहा है उसकी अगर इतनी मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है, चमड़ी के आधार पर वो अपना बयान देना चाह रहा है, तो ये सच में बड़ी भयावह स्थिति है। मतलब यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जो हमारी जनता है उसको भी थोड़ा सा उभर के सोचना पड़ेगा, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी हो, इसको सोचने की आवश्यकता है। साकेत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजेश जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि हम आज भी चमड़ी के आधार पर ही तय करते हैं कि हम किसे वोट देंगे, या जाति के आधार पर तय करते हैं कि हम किसे वोट देंगे। तो बिहार की स्थिति भी कमतर नहीं है यूपी से। हम लोग यूपी से हैं, आप दोनों लोग बिहार से हैं, तो
कमतर नहीं है। तो मैं आपसे कंक्लूडिंग चाहूंगा कि क्या इस स्थिति में परिवर्तन आएगा या ये स्थिति चलती रहेगी? देखिए, जहां तक मैं जानता हूँ राजनीतिक को, पॉलिटिक्स इज द सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम। ये अपने आप को खुद करेक्ट करता है और ये स्टेजेस में होता है, मैं भी मानता हूँ, मैं आप लोगों से सहमत हूँ। और बिहार को जब जहां से बचपन से मैंने देखा है, मैं एक सर का पैर छू के प्रणाम किया था, कास्ट उनका कुछ और था तो उसके लिए भी इशू बना था। लेकिन मैं टीचर और बच्चों के बीच में कास्टेज नहीं होना चाहिए। मैं शुरुआत में ही बोला था, ये परिस्थिति समय के साथ चेंज होगी। अभी इसकी पराकाष्ठा अभी आनी बाकी है। अभी मतलब बुराइयों को अभी और ये आगे जाएगा। कास्ट सिस्टम रूट्स में ऐसे भरे हुए हैं वहां पे, भले ही बोलने के लिए हम बोलते हैं कि हम 20वीं सदी में हैं, लेकिन आप जर्नलिस्ट लोग जो है, मीडिया लोग हैं, इन लोगों से भी मेरी अनुरोध है कि जब किसी बेटी के साथ कुछ बुरा होता है या किसी बच्चे के साथ बुरा होता है तो लोग उसको दलित कह के बोलते हैं, लोग उसको कास्ट से संबोधन करते हैं। अरे उसको बेटी कह के बोलने में आपने क्यों नहीं आता, पूरा ऊपर से ही है। सरकार भी जब कोई फंड देती है तो किसी पार्टिकुलर सेक्ट को फंड देने में कोशिश करती है, उस नाम को लाती है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो अवधारणा थी कि कास्ट सिस्टम को खत्म करना है, उसको हम लोगों ने और कर दिया है और उस पर स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ठीक है, तो बिहार में जब हम वोट लेने जाते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जब वो टिकट का बंटवारा करते हैं तो उससे पहले वो जातीय समीकरण का वो पूरी तरह से लेखा जोखा तय करते हैं। ठीक है, और ये कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, चाहे वो गुप्त रूप से कर रहे हो या दिखा के कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं बोल के जात की पॉलिटिक्स करते हैं। तो मेरा तो मानना है कि अगर इसे खत्म करना है तो प्लीज प्लीज हम लोग एक बात करें कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को एजुकेशन से तो दूर ही रखें। जितने यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं, सरकार ने पता नहीं किस तरह से उन लोगों को, पॉलिटिकल ग्रुप्स को पूरा फ्रीडम दिया कि वहां पे भी इलेक्शन हो। क्यों इलेक्शन हो? एजुकेशनल सिस्टम में जहां हम चीजों को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं बच्चों में, वहीं से हम पॉलिटिक्स डाल देते हैं। और पॉलिटिक्स अच्छी डाली जाए वो कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन वहां भी कास्ट है, वहां पे उस पर हम फाइट करते हैं। तो अभी ये चीजें जो है, बुरी चीजें जिसको हम मानते हैं, वो अभी बढ़ेगी और एक टाइम आएगा कि हम सब लोग इसको रिवर्स ऑर्डर में लाएंगे और फिर से वापस वो कास्टलेस सोसाइटी की अवधारणा है उसके ऊपर काम करेंगे। कुछ लोग कर रहे हैं, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं और हम उनको आभार प्रकट करना चाहते हैं कि वो लोग इस विषय पे आगे ले जाना चाहते हैं। तो लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि अगले इस इलेक्शन में कास्ट से ऊपर उठ करके चुनाव होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग फिर वही घिसी पिटी विचारधाराओं को लेके आएंगे और इसी पे इलेक्शन लड़ेंगे। और पार्टी चाहे किसी की हो, सरकार किसी की हो, उनको काम करने का तरीका यही है। हो सकता है दो चार चीजें वो अच्छी कर ले। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं होप करता हूँ कि आगे कुछ सुधार हो। और दूसरा एक और है, रिक्वेस्ट है, जो भी लोग सुन रहे हैं कि जो भी बिहारी हैं या जो बाहर हैं, वो अपने स्टेट के लिए कुछ ना कुछ करें, वापस जाने की सोच तो जरूर ही रखें। अगर हम चाहते हैं कि बिहार में सही में कुछ हो, तो एक सोच अगर हम रखते हैं कि हमें बिहार जाना है, वापस कुछ लेके जाना है। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, बिहार से लेके आते थे और यहीं बस जाते हैं। अगर हम एक सोच डेवलप करें कि हम बिहार जाना चाहते हैं। जब मैं यहाँ बिहार आया था तो एक छोटा सा इंसिडेंट है, 30 सेकंड का बता रहा हूँ। लोगों को मुंह से गाली सुनता था, ए बिहारी। ठीक है, मुझे इस बात से, आप फेसबुक पे, मैं उसी समय जाकर के जब मुझे हर्ट हुआ तो मैंने अपने नाम के साथ लगाया साकेत बिहारी। सोचा कि आप जो इसको निगेटिव एस्पेक्ट्स लेके बिहार को बोलते हो, आप मेरे साथ लगा। मेरे बच्चे, लगभग मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, वो सब अब बिहारी वर्ड से गाली तो नहीं ही बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, कि साकेत सर भी हमारे बिहारी लगाते हैं। ठीक है, तो मैं एक सोच चाहता हूँ कि जो लोग भी सुन रहे हैं और जो चाहते हैं बिहार के हैं, प्लीज बिहार की तरफ मूव करने की एक सोच रखें और मौका मिले तो वापस जाना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। राजेश जी, इस पे आपका क्या कमेंट होगा साकेत जी की बात पे? मैं मनोहर जी के पास मैं थोड़ा बिल्कुल सही। साकेत जी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। मुझे याद है कानपुर में एक स्कूल है जो हर अपने बच्चों को के आगे भारतीय यूज करते हैं वर्ड। यानी अगर मैं वहां का पढ़ा होता तो राजेश भारती कहलाता। तो बिहार बिहारी शब्द अपने आप में गाली हो गया था, इस पे कोई शक नहीं है। और
लेकिन ये भी सच है कि आज बिहारियों ने जिस तरीके से अपना नाम रोशन किया है प्रशासन में, शासन में, मीडिया में, तो अब और मुझे अपना कंपटीशन का, दीपक भाई हम आप एक ही समय के हैं लगभग, और याद करिए अपना दौर कि एक जमाना था कि बैंक पीओ में और बैंक क्लर्क की नौकरियों में बिहारियों का क्लीन स्वीप हुआ करता था। क्लीन स्वीप मतलब कई स्टेट बैंक बोर्ड ने तो लिख दिया था कि साहब बिहारियों के लिए इतना ही सीट है, क्योंकि एब्सोल्यूट क्लीन स्वीप हुआ करता था। तो मैं फिर से ये कह रहा हूं कि बिहारी बीच में जो शब्द गाली हुआ था वो कभी था नहीं। आज बिहारी आर नोन फॉर देयर मेटल, देयर एक्यूमेन, देयर डेक्सटरिटी। तो और लोगों का मानसिकता बदल भी रही है और बदलना चाहिए भी, क्योंकि बिहार किसी मामले में कभी किसी मामले में कम था न है। तो मैं अब मनोहर जी के पास आना चाहूंगा कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना, उस समय तो उसने जातिवाद की बात नहीं की, लेकिन फिर बिहार में जातिवाद आया कहां से, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। और देखिए अभी कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि देखिए हमारे राजेश जी और साकेत जी की जो चिंताएं हैं पॉलिटिसाइजेशन को लेकर के और जो एक डीजेनरेशन हो रहा है उसको लेकर, मेरा मानना है, मैंने तो रिफॉर्म पे, गुड गवर्नेंस पे, करप्शन पे ही बड़ा अच्छा लग रहा है। आज का पैनल के साथ तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें ये लोग कर रहे हैं, मैं तो बड़ा ही एक तरह से एक पिच पर पा रहा हूँ सब लोगों को। तो ये सब किया जा सकता है, ये सब किया जा सकता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और जहां तक बिहार के अगर कास्टिज्म को आप कहेंगे तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म जो मेरे किताब का चैप्टर है उसमें मैंने कहा है कि कास्टिज्म हर जगह से खत्म हो रहा है हिंदुस्तान में, केवल पॉलिटिक्स ने जिंदा किया है। क्यों जिंदा किया है? क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ा करना आसान हो जाता है। आप कास्ट के नाम पर पोलराइज बड़ा आसानी से कर सकते हैं, आपका वोट बैंक तुरंत तैयार हो जाता है और आपको गुड गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कास्टिज्म सबसे आसान तरीका है। और डेमोक्रेसी है, हाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल है बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक फॉर्मुलोक्रेसी, डेमोक्रेसी हैज बिकम ए फॉर्मल क्रेसी। आपको केवल एक फॉर्मेलिटी करनी है डेमोक्रेसी के नाम पर, तो कास्टिज्म के जरिए सब कुछ कर लो, तो रिफॉर्म लाइए ना। देखिए इस देश में दल बदल जबरदस्त चल रहा था, कोई पार्टी आज है कल को कहीं और, परसों कोई और, अपॉर्चुनिज्म की पराकाष्ठा थी, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ आया, वो बीमारी बंद हुई। इस देश में जंबो मंत्रिमंडल बनाए जाते थे, इसी बिहार में लालू ने 125 विधायकों में 125 को चेयरमैन, मंत्री और बोर्ड का मेंबर बना दिया। कल्याण सिंह ने जो एक बार 92 लोगों को मंत्री बनाया, लेकिन रिफॉर्म हुआ कि केवल 15% ही मंत्री बनेंगे, एक तरह से डाउन साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट हो गया। तो ऐसे ही कास्टिज्म को ले मनोहर जी का संपर्क हमसे टूट गया है। राजेश जी आपके पास आखिरी क्वेश्चन के साथ आना चाहूंगा, क्या हम मान के चले कि बिहार में शिक्षा की स्थिति में सुधार होगा? साकेत जी बड़ा आशान्वित। नहीं बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें बिहार के लोग जो आज उच्च पदों पर सुशोभित हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कार्य में लगें। और मैं आपको बताऊं कि फिर से अशोका यूनिवर्सिटी आई है, नालंदा यूनिवर्सिटी आई है। नालंदा यूनिवर्सिटी को शुरू किया था अमर सेन, उसके कुलाधिपति बनाए गए थे। और जो बिहार के ऑलरेडी स्टैब्लिश लोग हैं, अगर वो ये जिम्मेदारी उठा ले, सब कुछ सरकार से अपेक्षा क्यों? मुझे ये समझ नहीं आता कि सब कुछ आप सरकार पर, जिसको हम इंग्लिश में कहते नहीं, ट्रांसफर एपिथेट, यानी कि अपनी जिम्मेदारी को ट्रांसफर करने वाली जो प्रवृत्ति है वो बड़ी खतरनाक है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, वो कुछ लोगों की अपनी एक जागरूकता थी कि उन्हें उत्तराखंड को विकास करना है, और उन्होंने ऐसे जगह पे विश्वविद्यालय को स्टैब्लिश किया। दीपक भाई आप आए हैं, आप जानते होंगे कि ऐसे दुर्गम स्थान पे स्टैब्लिश किया कि आज वो उस विश्वविद्यालय के कारण उस पूरे एरिया का जो है डेवलपमेंट हुआ। कम से कम आज वो पूरा एरिया कम से कम 1000 करोड़ की इकोनॉमी हो गई है।
तो अगर कुछ ऐसी उद्यमता आ जाए तो मुझे लगता है कि बिहार का जो शैक्षिक ढांचा है वो भी सुधरेगा। कितने बड़े बड़े पदों पर विदेशों में बिहारी स्थित हैं, अगर वो कुछ भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, रादर देन प्लेइंग फाउल और अदर जस्ट क्राइंग फाउल, कि साहब अरे सब बर्बाद है, सब कुछ है, ये है वो है, कहना बहुत आसान है। लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी उठा लें एज अ बिहारी, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि बिहार में, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बिहार के स्टूडेंटों को पढ़ा रहा हूँ, जो लगन उनके अंदर है, जिस लेवल की वो इंग्लिश बोल लेते हैं, द मोमेंट दे क्रॉस द बाउंड्री, the level of the English they acquire, the kind of fluency, the kind of efficiency that they have, मतलब दीपक भाई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो मुझे मुझे काफी आशा है। लेकिन हाँ, मैं फिर से ये कहूंगा, जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, आरोप प्रत्यारोप ना करें, अपनी जिम्मेदारी अगर करना शुरू करें, मुझे नहीं लगता कि बिहार कहीं से पीछे हटेगा और काफी आगे बढ़ेगा। और मैं फिर ये कहता हूँ, मेधा और मेधावी लोगों की कमी नहीं है, तो इसलिए बिहार का भविष्य उज्जवल है। बस थोड़ी बहुत चीजें सुधार होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। साकेत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इसी प्रश्न के दीपक साथ। भाई, मुझे आपका मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा, मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके ओके। और साकेत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इसी प्रश्न के साथ कि क्या बिहार का फिर से शिक्षा के क्षेत्र में वही स्थिति बन पाएगी जो एक जमाने में थी, जो आपने शुरुआत में बात की? जी हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसमें पूरी तरह से आशान्वित हूँ और मैं इसमें खुद एक कंट्रीब्यूटर की तरह काम करना चाहता हूँ और मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि ये स्थिति आएगी, जरूर आएगी। और इसके लिए बस यही है कि लोगों में जागरूकता कि एजुकेशन सिर्फ हमें रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं है, एजुकेशन जीने का एक तरीका है और उस तरीके में हमें सुधार चाहिए। रोजी रोटी आपको जब जीने का तरीका आ जाएगा तो हम कमाएंगे ही, हम अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, अच्छी नौकरियां लेंगे। लेकिन एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, हमें फर्स्ट एजुकेशन की जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें हम एक अच्छे व्यवस्था की बात करते हैं, अच्छी सोच की बात करते हैं। और सोच एक दो दिन में तो बनाई नहीं जा सकती है। जो हमारे में विकृतियां आ गई हैं, जो चीजें खराब हो चुकी हैं, मैं पूरी तरह से उसके आशान्वित हूँ कि जो आप लोगों का प्रयास है, जो लोग जो कर रहे हैं बिहार में, उससे एक न एक दिन ऐसा जरूर होगा कि उसकी शिक्षा की व्यवस्था बिहार की एक ऐसे लेवल पे आ जाएगी जहां से उसकी अपनी एक पहचान बन जाएगी। धन्यवाद। मनोहर सर, इसी के साथ आपके साथ इसी प्रश्न के साथ आना चाहूंगा, क्या बिहार में आने वाले वक्त में बिहार वो अपनी पुरानी पहचान फिर से पा सकेगा या नहीं? मेरे हिसाब से पुरानी पहचान तो है ही। जिस तरीके से बिहार में मेधावी छात्रों की एक बहुत बड़ी फौज है जो पूरे देश के कोने कोने में जा करके अपना डंका बजा रहे हैं, तो कहीं मेरा ना मेरा कहीं मेरा मेरा नहीं मतलब आप, ये है हाँ, कि मैं सिस्टम की जो बात आप कर रहे हैं, हाँ, सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही बदौलत नालंदा के उस अतीत को वर्तमान में भी लाने का काम किया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट में बजाबता उसका एक तरह से कानून बना है, कानून के बाद वो नालंदा एक तरह से यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आया है। तो अगर विल पावर होगा, पॉलिटिकल विल पावर होगा, तो वहाँ का एलिमेंट्री एजुकेशन, वहाँ का सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, वहाँ का हायर एजुकेशन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन जो है, माहौल बदलेगा। वहाँ चेन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लगने की जरूरत है। जो बिहार में न केवल ब्रेन ड्रेन हो रहा है बल्कि मनी ड्रेन भी हो रहा है। बिहार का अरबों और खरबों रुपया बिहार के बाहर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में खर्च होता है। वो क्यों ना बिहार में ही वो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन इतने हो कि वो पैसा वहीं का वहीं खर्च हो, वहां की प्रतिभा वहीं हो। दूसरी बात यह कि बिहार को हम केवल एक रीजन के बदौलत देखें, वह भी ठीक नहीं है। बिहार ऑलवेज ए कंपनी इट सेल्फ विथ ए नेशनल फर्वर, नेशनलिस्टिक फर्वर। बिहार जो है, बिहार बाद में अपने को सोचता है, वो पहले देश का बाशिंदा सोचता है। और मुझे लगता है देश के हर प्रांत के हर व्यक्ति को पहले देश का आदमी पहले सोचना चाहिए, फिर उसके बाद प्रांत का सोचना चाहिए। और यह भी सही है कि अगर हम प्रांत की सोचते हैं तो देश के भी बारे में हम सोचते हैं। बिहार में एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर के दो स्तर पे काम करने की जरूरत है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन और इन्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को लेकर के आप वहां पर
इतना बड़ा बिहार को एजुकेशन का हब बनाइए, क्योंकि वहां का ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत है। तो वहां के ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना, वहां के ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जरिए इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन प्रिवेल करना, कि एजुकेशन कई राज्यों की एक इंडस्ट्री बन रही है, जैसे छत्तीसगढ़ की बनी है, उत्तरांचल की बनी है, हरियाणा तो कई इंडस्ट्री के बाद अब वो एजुकेशन का भी हब बन चुका है, महाराष्ट्र है, चेन्नई और कर्नाटक और महाराष्ट्र ये तो टेक्निकल एजुकेशन के बहुत बड़े हब हैं। तो बिहार के बच्चों से पूरे देश के हर प्रांतों का एजुकेशन हब चल रहा है, तो बिहार का ही एजुकेशन हब क्यों न चले? तो इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। 38 विश्वविद्यालय वो सब बेमानी विश्वविद्यालय हैं। मुझे लगता है कि बिहार में जो IIT 1 बना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब जाकर के 2 बना, IIM और भी एम्स, ये सब बने हैं, सिंबॉलिक तरीके से बने हैं। बिहार में कम से कम अभी 200 यूनिवर्सिटी, कम से कम 200 इंजीनियरिंग कॉलेज और सब क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। बजाबता एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए। स्टेट का ये सब्जेक्ट है, एजुकेशन प्रीडोमिनेंटली स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर एक केवल मॉडल एक्ट बना सकता है। तो एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के बिहार में काम करने की असीमित संभावनाएं हैं। बिहार में आप बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं ला सकते, क्योंकि जमीन की कमी है, बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति आ जाती है। पहले पावर की दिक्कत थी, अब तो पावर की क्राइसिस वहां ठीक हो चुकी है। तो एजुकेशन और हेल्थ को ही इतना बड़ा इंडस्ट्री बना दो कि वहां का 11-12 करोड़ का जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक आउटलेट मिले। और जो एजुकेशन इन्वायरमेंट की बात है, जो एक खास खास जाति के लोग जो हायर एजुकेशन के वहां माफिया बने हुए हैं, उस माफिया को तोड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। ठीक वैसे ही शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति, जैसे आपने अपराधियों को तोड़ने के लिए किया कि 60,000 अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके उन्हें आप जेल के शिक्षों में डाला। तो हायर एजुकेशन में भी और पूरे देश में हायर एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब है। साकेत जी अच्छे टीचर होंगे, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के टीचरों का हाल देखिए। मुझे तो इतना गुस्सा आता है उन लोगों पर। मैंने तो अपने कॉलेज के डेज से देखा हूं, और आज भी मैं अपनी किताब के प्रमोशन में कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी गया, मैं आज भी देखता हूं कि इस देश में सबसे नकारा और सबसे अनअर्न्ड इनकम जो प्राप्त करने वाला जीव है वो प्रोफेसरों का समुदाय है। कोई काम नहीं और दाम चाहिए, और खाली समय में पॉलिटिक्स करते हैं। जिस पॉलिटिक्स की बात साकेत जी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कौन लोग करते हैं? जिनके पेट भरे होते हैं और समय खाली होता है। जिनका पेट नहीं भरा होता और जिनके पास कोई खाली वक्त नहीं होता, वो बेकार की राजनीति नहीं करते हैं। और राजनीति क्या होता है? शक्ति का विज्ञान है। अगर वो शक्ति का विज्ञान एक नॉर्म्स के तहत चलाया जाए तो वो तो रिक्वायरमेंट है समाज की, नहीं तो फिर वो समाज युद्धों से भर जाएगा। राजनीति अगर अहिंसक तरीके से करना है तो उसको नॉर्म्स के जरिए चलना चाहिए। अगर नॉर्म्स का उल्लंघन होता है तो उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है। ऐसे ही एजुकेशन के एनवायरनमेंट को बिहार में जरूर बदला जा सकता है। उसके लिए घनघोर राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। मुझे लगता है नीतीश कुमार को इसमें सोचने की जरूरत है कि वह एक ऐसा क्षेत्र है जो अछूता रह गया है। कहीं ना कहीं जो विरूपता, जो विसंगति और जो एनोमलीज जो एजुकेशन के फील्ड में है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक को लेकर के, हायर वर्सेस एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर के, बिहार वर्सेस रेस्ट ऑफ द कंट्री को लेकर के, ये एनोमलीज और ये विसंगति दूर करना बेहद जरूरी है। नहीं तो बिहार अगर एक तरफ बहुत बड़े मनीषाओं का प्रदेश भी है, तो बिहार एक से एक पाखंडियों का भी प्रदेश है। वहां पर पब्लिक डिस्कोर्स सबसे ज्यादा किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पाखंडी IAS अधिकारी और पॉलिटिशियन भी वहीं के होते हैं, जो कि जब पद मिलता है तो वो अवसरवाद में अपने हित साधने में सबसे ज्यादा लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में सब अच्छा ही है, अगर अच्छा भी है तो बुरा भी है। पिछली बार मेरा लाइन कनेक्शन कट गया था, जातिवाद की बात हो रही थी। बिहार अगर जातिवाद का चैंपियन भी है तो जातिवाद मिटाने की भी सबसे पहली पहल बिहार से ही शुरू होती है। मैंने कहा था, जो आपको शायद नहीं सुनाई पड़ा होगा, कि पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना है जिसका सबसे बड़ा नासूर जातिवाद है, और उस जातिवाद का खात्मा आपको करना है। तो हर राजनीतिक दलों में हर राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए मैंडेटरी हो तो उनके नाम के आगे सरनेम नहीं लगेगा, उनका नाम अकेला होगा। नहीं तो भारतीय लगाइए या प्रांत का नाम लगाइए या अपने गांव का नाम लगाइए सरनेम में, तब देखिए जातिवाद पर कैसे जो है हथौड़ा लगता है। और जातिवाद दूर किया जा सकता है। आप इच्छा शक्ति तो तय करिए, चुनाव आयोग के जरिए तुरंत रेगुलेशन आ जाएगा कि कोई राजनीतिक दल जाति को आधार में रख करके कोई अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाएगी, कोई चुनावी टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि यह भी घोषित कर दिया जाए कि जिस जाति का जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुमत है उस जाति को टिकट देने पर मनाही कर दी जाए। देखिए सुधार हो जाएगा। मैंने तो अपने किताब में सारे सुधारों का
एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, और उसको हम अलग अलग एक तरह से डिस्कोर्स में, अलग अलग डिबेट के स्तर पे हम उन चीजों को ला करके देश समाज बदलने की पूरी जो है कवायद बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हर चीजों के उपाय भी हैं। अगर बिहार में पहले केवल निराशा का भंवर था, तो उस निराशा में अब काफी आशा भी जगी है। कम से कम लोग बोल रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक चेतना की बात है कि इतने सुविधाओं के पाने के बाद भी लोग कहते हैं कि नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं, अभी और सुधार की जरूरत है, अभी और सुधारों की दरकार है, अभी हमें बहुत सारे काम करने की जरूरत है। यही लोकतंत्र का जो है सबसे बड़ा प्राणवायु है कि हर समय सुधार होते रहना चाहिए, ये निरंतर चलायमान होते रहना चाहिए, चरे बते होते रहना चाहिए। दीपक। चलिए, मैं मनोहर जी, साकेत जी, आप लोगों को बहुत, राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। राजेश जी को मीटिंग में जाना था तो वो चले गए। हम मानते हैं कि आप लोगों ने बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। मैं मानूंगा कि आने वाले वक्त में बिहार में शिक्षा की स्थिति में बहुत तेजी सुधार होगा। बिहार फिर से अपनी वो पुरानी जो पहचान है उसके साथ खड़ा होगा, और बिहार के लोग गर्व के साथ कहेंगे। मैं यूपी को भी जोड़ूंगा, उसमें यूपी भी स्थिति कमतर नहीं है वहां से, बिहार से। तो यूपी और बिहार दोनों की स्थिति में सुधार होगा। इसी आशा के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, दोनों तीनों लोग।